हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था यूनिट्स के बारे में। यूनिट्स क्या होती है तो हमने देखा था फंडामेंटल यूनिट को पढ़ा था हमने। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा हुआ था फंडामेंटल यूनिट पढ़ी थी, हमने डिराइव्ड यूनिट्स पढ़ी हुई थी। आज हम लोग पढ़ रहे हैं डायमेंशनल फार्मूला। तो आज की क्लास अगर आप लोग बहुत ढंग से ध्यान से देखते हैं तो क्लास 11th के कई सारे टॉपिक आपकी समझ कई सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आज की ही क्लास से। वो कैसे, और बहुत अच्छी आपको अंडरस्टैंडिंग देगा ये पूरी क्लास 11th की। अब आप ध्यान से सुनिए, जो मैंने लास्ट आपको पढ़ाया था उसमें क्या पढ़ाया था मैंने आपको, MKS सिस्टम पढ़ाया था भाई। मैंने कहा CGS होता है और FPS होता है। देखो बच्चों, यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूले में थोड़ा सा अंतर है। उस डिफरेंस को मुझे समझना बहुत जरूरी है कि डिफरेंस क्या है। दैट इफ वी हैव यूनिट्स देन व्हाई वी आर गोइंग टुवर्ड्स द डायमेंशनल फार्मूला। हमें डायमेंशनल फार्मूले की जरूरत क्या पड़ के आ रही है, हम क्यों डायमेंशनल फार्मूले को पढ़ रहे हैं, हमें ये समझना है। जब हमारे पास यूनिट है तो यूनिट क्या है, MKS, CGS, FPS। प्रॉब्लम क्या होती है यूनिट के अंदर, यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज की बहुत सारी होती है। जैसे आपने देखा डिस्टेंस लेंथ के लिए मीटर है, सेंटीमीटर है, फुट है। अब होगा क्या, जैसे हम लोग इवन एक प्याज की बात करता हूँ, इंग्लिश में हमने ऑनियन कह दिया, प्याज कह दिया, कहीं पे कांधा कह दिया, अलग अलग चीजें हैं। तो अब अलग अलग कंट्री में अगर जाएंगे तो लेंथ के अलग अलग वो टर्म्स को यूज कर रहे होंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हमने कहा कि हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला दे देते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला देने से वो एक ही होगा। जैसे चाहे आप उसको मीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, चाहे फीट में मेजर करते हैं, आपने लेंथ के लिए L यूज कर देना है। तो L जो ये सिंबल है, ये सिंबल डायमेंशनल फॉर्मूले का मुझे क्लियरली बात कर देगा कि L मींस हम लेंथ की बात कर रहे हैं। मास के लिए उसने बोला आप कैपिटल M का यूज कर लो। तो मुझे पता है कि जो सिंबल है आपका, ये जो सिंबल आपका यूज कर रहे हैं आप लोग, कौन सा वाला, कैपिटल M, वो मास की बात करें। तो आप किसी भी कंट्री में जाएं, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी आप देख रहे हैं, आप अगर इसको इंग्लिश को यूज कर रहे हैं और M यूज कर रहे हैं वहां पे लिखा हुआ, तो आपको पता है वो मास की बात करता है। L मतलब आप बात कर रहे हैं लेंथ की। तो ये एक बेसिक सा डायमेंशनल फॉर्मूले यूनिट में डिफरेंस होता है। यूनिट बहुत सारी हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है जैसे पाउंड है। जनरली क्या होता है, हालांकि आजकल तो केक वगैरह हम लोग लेते हैं, हो सकता है किसी बच्चे ने कभी केक वगैरह ऐसी चीज कोई खरीदी नहीं, उसने कहा मैं इतने पाउंड ये लेके आया, तो हो सकता है कि उसको सोचने में प्रॉब्लम कि पाउंड ही क्या चीज होती है, क्या बवाल है पाउंड। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हमने ये इस तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूले इसको डिराइव कर दिया और डायमेंशनल फॉर्मूले हम लोग दे देते हैं। तो डायमेंशनल फॉर्मूले क्या होते हैं, मैं एक एक करके आपको लिखवाने वाला हूं, आप नोट करेंगे। और देखिए यहाँ पे अभी मैं फिलहाल एक ऐसी टेबल सी बना देता हूं आपके लिए, फिजिकल क्वांटिटी और यहाँ पे उसका फॉर्मूला हो जाएगा और यहाँ पे आपका हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, जैसे लेंथ की बात करते हैं हम लोग, लेंथ के लिए हम लोग ऐसे कोई फॉर्मूला तो है नहीं, L हो गया। हम बात करेंगे मास की, तो मास के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोगों ने कैपिटल M लिख देना है। इसको इस तरीके के ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग लिखते हैं ये। फिर हमने लिख देना है मास हो गया हमारा, मास के लिए हमने कैपिटल M लिख दिया। टाइम की हम बात करते हैं, टाइम के लिए हम लोग कैपिटल T ले लेते हैं। ठीक है, इस पे बेस्ड अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब हमने कहा कि मान लो हम लोग एरिया को डिफाइन करते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखो आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या है, देखो लेंथ भी लेंथ ही, लेंथ तो लेंथ है ही, लेकिन ब्रेथ भी तो लेंथ होती है। तो L इंटू एल हो जाएगा, और L इंटू एल मीन्स क्या हो गया आपका L स्क्वायर। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपका L स्क्वायर हो गया। तो एरिया आपको पता चला लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, L इंटू एल हो गया L स्क्वायर। अब आप बात कर लेंगे अगर वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू आप लोग उसकी हाइट बोल दीजिए, हाइट। तो L इंटू एल तीनों ही तो लेंथ होती है, लेंथ भी लेंथ है, ब्रेथ भी लेंथ होती है और हाइट भी लेंथ होती है। इसके लिए क्या हो गया आपका L क्यूब हो गया। फिर आप आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से। आपने कहा मान लीजिए आप डेंसिटी की बात करते हैं, तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन
वॉल्यूम। तो मास के लिए बेटा क्या होगा, कैपिटल एम। वॉल्यूम का कितना निकाला है अभी मैंने यहाँ पे, देखो एल क्यूब। सीक्वेंस में पढ़ना जरूरी है, तो एक के बाद एक आपको याद होते जाएंगे। एम एल माइनस 3। तो डेंसिटी क्या होता है आपका, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना डेंसिटी, जैसे किसी बर्तन में पानी रखा है या कोई सब्सटेंस रखा है, आपकी क्लास के अंदर आप बात कर लीजिए, बच्चे बैठे हुए हैं, अगर कम है तो डेंसिटी कम होगी, ज़्यादा है तो ज़्यादा है। तो एरिया के रिस्पेक्ट में देखते हैं या फिर हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो हम जनरली डेंसिटी डिफाइन करते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। मास के लिए कैपिटल एम, वॉल्यूम के लिए आपका एल क्यूब। तो ये हो गया। तो आपने देखा डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारा, हम यहाँ पे इनकी नंबरिंग भी करते रहते हैं। ये 1 2 3 4 5 और हमारा यहाँ पे 6 हो गया। 6 फिजिकल क्वांटिटीज की हमने फिलहाल देखी। अब हम यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, अभी देखिए एरिया वॉल्यूम डेंसिटी को निकाल दे रहा हूँ, ये बेसिक है तो इनको बार बार मैं लिखते रहूंगा। तो 6 नंबर तक हो गया। नेक्स्ट नंबर मेरा आएगा यहाँ पे 7। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ वेलोसिटी की। अब नंबरिंग आप लोग करते रहना। यहाँ पे आएगी बात वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होता है, देखो आपका वेलोसिटी ऑब्लिक स्पीड की आप अगर बात कर लेते हैं, स्पीड या वेलोसिटी की बात कर लेते हैं, तो वो होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस आपका क्या होता है, डिस्टेंस के लिए आप लोग क्या यूज करते हैं, एल। लेंथ ही तो है डिस्टेंस। आप अगर यहाँ से यहाँ जा रहे हैं या डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो लेंथ ही तो हुआ, और टाइम के लिए आपने टी ले लिया। ये हो गया आपका एल टी माइनस 1। फिर आपके पास वेलोसिटी, इसके बाद होता है आपका एक्सेलरेशन। वो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, चेंज रेट ऑफ वेलोसिटी। चेंज रेट ऑफ वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी का कितना होता है, देखो एल टी माइनस 1 अभी निकाला, टाइम का टी, तो बेटा एल टी माइनस 1 और ये ऊपर चला जाएगा तो टी माइनस 1, तो ये हो गया एल टी माइनस 2। फिर हो गया आपका एक्सेलरेशन निकाल दिया। अब इसके बाद देखो आपका फोर्स होता है। फोर्स, फोर्स का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, F इक्वल टू होता है ma। देखिए सीक्वेंस में कैसे, आपने देखा लेंथ देखा, फिर वेलोसिटी स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो लेंथ के लिए L होता है, टाइम के लिए आपका T होता है, तो L अपॉन T है, LT माइनस 1। एक्सेलरेशन, गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है, उसका काम क्या होता है, वेलोसिटी को चेंज करना। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी के लिए अभी निकाला LT माइनस 1, टाइम के लिए T निकाल दिया, तो LT माइनस 1 और यहाँ फिर ये ऊपर चला जाएगा तो T माइनस 1 LT माइनस 2। फोर्स के लिए F इक्वल टू ma। m के लिए क्या होता है आपका कैपिटल M। एक्सेलरेशन का अभी आपने निकाला है, एक्सेलरेशन a हो गया, वेलोसिटी को v से दिखा देते हैं हम लोग, फोर्स को हम लोग f से डिनोट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका ये m हो गया और एक्सेलरेशन का कितना हो गया lt माइनस 2, तो ये हो जाएगा आपका m lt माइनस 2। ठीक है, फोर्स की वैल्यू बात कर ली। फिर इसके बाद हमारा वर्क हो जाएगा, वर्क को हम लोग w से, तो वर्क क्या होता है बच्चों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया आपका, देखिए फोर्स के लिए आपने अभी निकाला है एम एल टी माइनस 2, और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट भी तो लेंथ ही है, उसके लिए एल आ जाएगा, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो देखिए कैसे मैंने कहा कि इस वीडियो के अंदर क्लास 11 का मैक्सिमम चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो वेलोसिटी का फार्मूला पता चल गया, एक्सेलरेशन का चल गया, फोर्स को देखा आपने, वर्क डन का देखा। तो इसी तरीके से हम लोग अब आगे निकालते रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको ऐसे कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें एक एक करके आपको निकाल के दिखाते रहता हूँ, आप लोग नोट करते रहिए। देखिए इसके बाद जैसे हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी, हाफ एम वी स्क्वायर। तो मास के लिए आपका कैपिटल एम आता है, वेलोसिटी क्या होती है बेटा एल टी माइनस 1 स्क्वायर। अब करना क्या है तुमने, देखो अगर आप क्लास को फॉलो कर रहे हैं, जितने मैं लिखा रहा हूँ कॉपी में लिखते जाने हैं, फिर आपने वीडियो को पॉज कर देना है। ठीक है, फिर आपने देखना है कि वेलोसिटी का 3 स्टेप ऊपर देखोगे, 4 स्टेप ऊपर देखोगे तो वेलोसिटी का दिखेगा एल टी माइनस 1, उसका स्क्वायर करना है। तो आपने क्या करना है, देखो m यहाँ पे एल स्क्वायर और यहाँ t माइनस 2 हो जाएगा, पावर ये 2 हो जाएगी t माइनस 2, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो अभी इससे ऊपर के स्टेप में देखोगे तो वर्क का निकाला है, तो वर्क का भी कितना है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो वर्क और एनर्जी के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम हो गए। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि किस किस के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी आर सेम। अभी और निकाल रहा हूं मैं,
अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकालता, पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी mgh, ठीक है। m के लिए तो मैं बच्चों कैपिटल M लिख दूंगा, h के लिए मैंने लिख देना हाइट के लिए L। अब g क्या होता है, g को भी यहाँ पे सॉल्व करते हैं। g जो है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर मैंने इसको डिस्कस किया हुआ था। तो ये बेसिकली एक्सेलरेशन, जैसे मैंने इसको बोला कि अगर मैं मार्कर को यहाँ पे पकड़े रहा हूँ, मैं छोड़ता हूँ इसको, तो धीरे धीरे नीचे को गिर रहा है, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, तो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी में चेंज कौन करवा रहा है, एक्सेलरेशन तो हुआ, चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन, तो वो चेंज कौन करा रही है, ग्रेविटी। तो इसलिए उसको हम लोग बोल देते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, स्मॉल जी। ठीक हो गया। तो जी क्या होता है आपका, देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन क्या अभी पढ़ाया था मैंने, वेलोसिटी अपॉन क्या था वो, टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी के लिए क्या होता है, एल टी माइनस वन अपॉन टी, एल टी माइनस टू। तो यहाँ पे आप लिख दोगे एल टी माइनस टू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे एल और एल, एल स्क्वायर हो गया, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये देखिए यहाँ पे, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का निकाल दिया, पोटेंशियल एनर्जी का निकाला, इससे पहले वर्क का निकाला था। तो देखो काइनेटिक एनर्जी का ml स्क्वायर डी माइनस टू, पोटेंशियल एनर्जी का ml स्क्वायर डी माइनस टू, और आपके पास वर्क का भी ml स्क्वायर डी माइनस टू। तो जितनी भी एनर्जी है सब एनर्जी का यही आएगा। जैसे काव सेम होगी ना, काव प्लस काव टू, काव प्लस थ्री काव इज इक्वल टू फाइव काव। तो वैसे ही आपको ध्यान देना होता है डायमेंशनल फॉर्मूले में भी, अगर सेम क्वांटिटीज है, एनर्जी है, तो उनके डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होंगे, या एनर्जी की जैसी सिग्निफिकेंस रखने वाला। जैसे एनर्जी की सिग्निफिकेंस कौन रखता है, वर्क, तो वर्क और एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। तो मैं यहाँ पे इसको नोट करिए जल्दी से, इसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, एक मैं समझा रहा हूँ लिख करके, बाकी आपसे खुद से करेंगे इस तरीके से। अगर कोई मैच करेगा अपनी कॉपी में देख के, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ किसका, पोटेंशियल एनर्जी। कितना है, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये आपको खुद से देखने हैं, और भी अगर निकल के आते हैं तो ऐसे आप नोट भी करते रहेंगे साथ साथ में, ताकि आपको एग्जाम के लिए क्वेश्चंस की तैयारी भी होते रहे साथ साथ। अब आगे बढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट है अगला हमारा है मोमेंटम। मोमेंटम निकालने के लिए हमें आता है, मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं। पी इक्वल टू होता है हमारा एम वी, मास इंटू वेलोसिटी। स्मॉल वी है, वॉल्यूम नहीं है। ये क्या हो गया आपका, मास इंटू वेलोसिटी। बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, याद नहीं है किसी को फॉर्मूले तो ऐसे टेबल बनाओ, टाइम लगता है 2-4 दिन 5 दिन लगेंगे याद होने में, टेबल बनाओ, वहाँ पे रख दो कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्सीलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम हो गया। जिसको फॉर्मूले याद हो गए आप समझ के चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। P इक्वल टू एम वी, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच हो गया। आपने बोल दिया कि भैया हमें वो भी याद है क्या, तुमने बोला कि मुझे वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आता। तो अगर बच्चों आप इस तरीके की बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं तो फिर आपको क्लास 11 पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिस क्लास इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 11। तो आपको सारे फॉर्मूले अगर जिसके दिमाग में फिजिक्स के अंदर, तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो कई क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। अब होगा क्या कि 4 दिन 5 दिन बाद कोई पता चल रहा है क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, अब वहाँ पे कोई डायमेंशनल फॉर्मूला लग रहा है, आपको तो फॉर्मूला याद ही नहीं है, यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। आप क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको फॉर्मूले वगैरह क्लियर हो सकता। एक बार में याद नहीं हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप उनको रख के कहीं पे रख लीजिए, बार बार देखते रहो, बार बार देखते रहो। एक बार टाइम लगेगा लेकिन लाइफ टाइम काम आएगा। तो यहाँ पे देखिए मोमेंटम P इक्वल टू क्या हो गया, मास इंटू वेलोसिटी। मास के लिए आप लोग क्या बोल रहे हैं, m, वेलोसिटी के लिए v। मास का कैपिटल M हो जाएगा, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन, तो फॉर्मूला हो गया m एल टी माइनस वन। ये किसका निकल के आ गया, हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला निकल के आ गया। तो इस तरीके से आपने देखा मोमेंटम का फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब हमें अगर निकालना है, मान लीजिए प्रेशर का निकालना है, प्रेशर का, प्रेशर क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक हो गया। जैसे हम लोग यहाँ पे प्रेशर लगा रहे हैं, फोर्स अपॉन किस एरिया पे लग रहा है वो आपका प्रेशर कहलाता है। फोर्स क्या होता है बेटा, अभी आपने पढ़ा था, फोर्स क्या था, एम ए, एरिया क्या था आपका, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है। मास के लिए क्या था, एम, एक्सीलरेशन क्या होता तुम्हारा, एल टी माइनस टू, अपॉन एरिया का कितना था, एल स्क्वायर, एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, तो एम एल माइनस वन टी माइनस टू।
तो ये किसका निकल के आ गया आपका प्रेशर का। तो आपने मोमेंटम का भी देख लिया, आपने प्रेशर का भी देख लिया। तो इस तरीके से आपको टॉपिक सारे के सारे क्लियर होते जाएंगे। अगला मैं निकालने जा रहा हूं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या चीज होती है, देखिए जैसे आपके पास फॉर्मूला है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है कि अगर दो बॉडी हैं, एक का मास m1 है, एक का मास m2 है, इनके बीच की डिस्टेंस r है। जैसे मैंने कल आपको पढ़ाया था बेसिक वीडियो के अंदर, ये सन है, अर्थ है। तो इस तरीके से आपने देखा था, ये मेरी बार बार अर्थ बड़ी बन जा रही, सन छोटा बन जा रहा है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। ये सन, ये अर्थ जो है सन के अराउंड ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है। जैसे ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, इनके सेंटर से जो डिस्टेंस है वो r हो गई। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है बच्चों, ये प्रोपोर्शनल होता है m1 m2 के, इनके मास के प्रोडक्ट के। मास ज़्यादा होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के। तो अगर इसको कंबाइन कर दूँ तो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा तो कांस्टेंट आएगा, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। F इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर g इज अ कांस्टेंट called ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब सोचो बच्चों, अगर किसी को ये फॉर्मूला ही याद नहीं होगा, अब याद जो क्या करना है कि F इक्वल टू जी m1 m2, अब कितनी चीजें याद कर लोगे, समझनी पड़ती है। एक चीजों को दिमाग में रखना पड़ता है कि यार अच्छा मैंने आज ये सीखा कि अर्थ घूम रही है सन के अराउंड, कौन घुमा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है, ये जी को मत बोल दो ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ जी होता तो जी फॉर ग्रेविटेशनल, ऐसा नहीं होता भाई। फोर्स तो F है, तो F प्रोपोर्शनल है m1 m2 का, F प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन r स्क्वायर के, कंबाइन किया तो ये चीजें निकल गई। तो वेयर g इज अ कांस्टेंट कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हम इसको निकाल के इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो आपने ये देखा और ये हो गया, तो ये फॉर्मूला निकला। अब मैं तो पढ़ रहा हूँ भैया डायमेंशनल फॉर्मूले निकालने के लिए, तो देखिए अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे। ये तो मैंने फॉर्मूला करा दिया, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल जी। F इक्वल टू क्या होता है आपका g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो g कितना हो जाएगा आपका F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। F का क्या होता है आपका ml t माइनस 2, फोर्स का ml t माइनस 2, लेंथ का कितना होता है l स्क्वायर, इस मास का m होगा, इस मास का भी आपका m होगा, तो m से m कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे m माइनस 1 l क्यूब t माइनस 2। ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी का। स्मॉल जी जो है उसको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोलते हैं, और कैपिटल जी जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे एंगल की बात करते हैं, एंगल क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। जैसे अब यहाँ पे बात कर रहे हैं, एंगल आप निकाल रहे हैं, ये एंगल हो गया थीटा, ये हो गया आपका ये चीज जो है आर्क, और इसको हम लोग रेडियस बोल देते हैं। तो एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन क्या होता है बच्चों, रेडियस होता है। तो आर्क भी एक लेंथ है, रेडियस भी एक लेंथ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी आपकी लेंथ हो गई, और ये भी एक हिसाब से आपकी क्या है, लेंथ है। इसके लिए भी मीटर आएगा, इसके लिए भी मीटर आएगा, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। तो हम कहते हैं एंगल एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, मतलब एंगल की कोई भी डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब उसकी कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमें जैसे रोटेशनल मोशन की अगर हम बात कर ले, रोटेशनल सर्कुलर मोशन की बात कर ले, तो उसके अंदर कुछ फॉर्मूले होते हैं। जैसे हमारे पास होता है टॉर्क।
टॉर्क। टॉर्क क्या होता है बच्चों? टॉर्क एक हिसाब से फोर्स ही है। टॉर्क और फोर्स दोनों एक ही चीजें होती है। कैसे? लीनियर मोशन की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे फोर्स एक्ट कर रहा होता है, और अगर हम रोटेशनल मोशन की बात कर रहे होते हैं तो वहां पे टॉर्क एक्ट कर रहा होता है। कैसे? देखिए, लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन का अंतर ऐसे समझते हैं आप, जैसे बॉडी है, इसमें मैं लगाऊंगा तो फोर्स लगाऊंगा, मोशन करेगी। और जब कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट, जैसे आप अर्थ की बात कर रहे हो, सन के अराउंड घूम रही है, तो उसको घुमाने वाला वहां पे पैरामीटर कौन है? टॉर्क है। तो जो टॉर्क होता है वो सिर्फ फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, वो फोर्स के साथ साथ डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। जैसे घर में दरवाजा है, आपने देखा होगा दरवाजे के लिए जो हैंडल होता है बिल्कुल कॉर्नर पे लगा होता है, तो जहां से दरवाजा फिक्स है दैट इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, और वह हैंडल से दरवाजा आगे पीछे घूम रहा है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन तो फिक्स है, और जहां से दरवाजा घूम रहा है वो डिस्टेंस हो गई आर आपकी। तो वहां पे अगर आप फोर्स लगाओ, जितना मर्जी उतना फोर्स लगाओ, लेकिन आप फोर्स उस जगह पे अगर दरवाजे में लगाएं जहां से दरवाजा बंद होता है, सॉरी जहां से दरवाजा वो फिक्स है, दरवाजा कभी भी बंद नहीं होगा। लेकिन अगर आप दरवाजे में, जैसे मान लीजिए ये दरवाजा है, यहाँ से फिक्स है, आप अगर यहाँ से बंद करोगे तो बच्चों बहुत स्मूथली बंद हो जाएगा, और यहाँ से अगर आप इनफाइनाइट, ये हाथी है, इसको खिसकाना है, मैं बहुत ताकत लगा रहा हूँ बस नहीं घूम रहा है, लेकिन यहीं पे ताकत लगाऊंगा घूमेगा, यहाँ ताकत लगाऊंगा आसानी से घूमेगा, यहाँ और आसानी से घूम रहा है। लेकिन अगर यहाँ ताकत जॉइंट पे लगा रहा हूँ तो नहीं घूमेगा। तो टॉर्क क्या होता है? रोटेशनल मोशन में फोर्स का रोल कौन प्ले कर रहा होता है? टॉर्क प्ले कर रहा होता है। आप ये देख रहे हैं इस तरीके से। और टॉर्क क्या होता है? सिर्फ फोर्स पे डिपेंड नहीं करता है, फोर्स के साथ साथ एक और पैरामीटर है जिसको हम बोलते हैं आर। तो लीनियर मोशन के जितने भी फॉर्मूले उन सबको हम रोटेशनल मोशन में लिख सकते हैं, अगर हम वहां पे कन्वर्ट कर देते हैं। क्या आपका, अगर हम उनको डिफाइन करना शुरू कर देते हैं किसके टर्म्स में, अगर हम बोल देंगे क्या कि भाई सारी की सारी चीजें ठीक है रोटेशनल मोशन में, लेकिन आपका आर उसके साथ आप इंट्रोड्यूस करवा दीजिए। तो जैसे टॉर्क होता है तो टाउ से डिनोट करते हैं आर इंटू एफ। आर डिस्टेंस हो गई और एफ जहां पे आप फोर्स लगा रहे हैं, तो उनका प्रोडक्ट हो गया। तो आर के लिए आपका एल हो गया, फोर्स के लिए आपका एम एल टी माइनस टू हो गया, तो ये हो जाएगा आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये आपका टॉर्क का निकल के आ गया, टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ गया। अब टॉर्क के बाद अगर हम बात करते हैं आगे, टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। इसी तरीके से अगर हम बात कर लेंगे, देखो बेटा, एंगुलर मोमेंटम की, एंगुलर मोमेंटम का क्या होता है? देखिए, एंगुलर मोमेंटम को हम लोग जे से भी डिनोट करते हैं, एल से भी डिनोट करते हैं। तो हम फिलहाल एल से डिनोट कर लेते हैं। एल इक्वल टू आर इंटू पी होता है आपका, फिर आर से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो आर डिस्टेंस हो गई, पी क्या है आपका? एल। ये आपका एंगुलर मोमेंटम है, आर आपकी डिस्टेंस हो गई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, और पी हो गया आपका लीनियर मोमेंटम। तो आर इंटू पी, पी क्या था अभी आपने पढ़ा? एम वी। तो आर इंटू एम, वेलोसिटी क्या होती है आपकी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखो आर, आर भी एक लेंथ है, इसके लिए एल आ जाएगा। एम मास है, मास के लिए क्या आता है? कैपिटल एम। ये भी एल डिस्टेंस है अपॉन टी हो गया, तो क्या हो गया? देखो एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। तो ये हो गया आपका डायमेंशनल फॉर्मूला किसका? एंगुलर मोमेंटम का। जैसे लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो वैसे ही लीनियर मोमेंटम को अगर हम आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो निकल के आता है हमारा एंगुलर मोमेंटम। इस तरीके से उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है? नोट करिए इसको आप लोग, जितने हो सकते हैं मैक्सिमम हम करने की कोशिश करते हैं अभी। देखिए, अभी कुछ चीजें जैसे हमारे पास है, फ्रीक्वेंसी है जैसे, और हमारे पास टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड क्या होता है? जैसे रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं, इस कंप्लीट राउंड को, इसको कंप्लीट करने, यहाँ से शुरू करके एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड मतलब टाइम हो गया, तो उसके लिए टी हो गया। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि पर सेकंड कितने ये राउंड लगाएगा, वो फ्रीक्वेंसी होती है। अगर ये 10 चक्कर लगा देता है, अगर ये 10 बार इसके अबाउट घूम जाता है 1 सेकंड में, टाइम होना चाहिए 1 सेकंड, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 10 हो। जैसे फैन आप देखते हैं बहुत तेजी से घूमता है, तो 1 सेकंड में हो सकता है 5, 7, 10 चक्कर लगा लेता होगा, तो फ्रीक्वेंसी उसकी उतनी हो गई। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 1 अपॉन टाइम पीरियड। अगर डेफिनेशन की बात करोगे तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, एंड
द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इसको पूरा कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। और एक रिवॉल्यूशन में जो जो टाइम लगेगा, एक सेकंड में जितने रिवॉल्यूशन वो कर लेगा फ्रीक्वेंसी होगी। तो इसके लिए क्या आ गया 1/t, ये ऊपर चले जाएगा t-1 हो गया। अब इसके अलावा क्या होता है देखो, तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी होती है। जैसे वेलोसिटी थी डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे ही एंगुलर वेलोसिटी होती है। एंगुलर वेलोसिटी इसको हम लोग बोलते हैं, इसको डिनोट कर देते हैं हम लोग ओमेगा से। तो जैसे आपने देखा बच्चों, वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी क्या थी आपकी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जैसे कोई बॉडी अभी यहाँ रखी है, आप यहाँ से यहाँ उसको खिसका देते हैं तो ये डिस्टेंस ट्रेवल करती है टी टाइम में, तो वेलोसिटी आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गई। वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है आपका, देखो अब देखिए समझना थोड़ा सा, पार्टिकल अगर यहाँ से यहाँ जाता है तो वो वेलोसिटी आती है। अगर पार्टिकल इस तरीके से घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो ये डिस्टेंस अगर वो ट्रेवल कर रहा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल करने में कौन, अब डिस्टेंस तो किस में ट्रेवल कर रहे हैं, एंगल में, तो जो एंगल में कर रहा होता है तो एंगुलर वेलोसिटी कहलाते हैं। तो वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम जैसे है, तो यहाँ पे डिस्टेंस ना आकर के एंगल आएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसके लिए टर्म यूज करते हैं, देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो जाएगा आपका, टाइम हो जाएगा। ठीक है, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो बच्चों क्या होगा, उसको थीटा से डिनोट करते हैं, और टाइम के लिए हम लोग किसका यूज कर लेते हैं, टी का यूज कर लेते हैं। अभी पढ़ाया था थीटा की तो कोई यूनिट होती नहीं है, तो 1/t हो गया। तो इसको ऊपर लेके जाओगे तो t-1। तो देखो एक चीज और निकल के आने लग गई, जैसे मैंने पहले आपको बोला था, तो जो यूनिट फ्रीक्वेंसी की है वही यूनिट आपकी किसकी निकल के आ रही है, एंगुलर वेलोसिटी की भी। तो आप ये भी कर सकते हैं कि द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और हाँ, एक चीज और ध्यान लगाना, कभी कभी बुकों में ऐसे भी लिख देता है, जैसे इसी को m0 L0 t-1, तो ये भी ठीक है, मतलब ये है ही नहीं, ऐसे भी लिख देता है, तो उससे कोई परेशान होने की बात नहीं है। और यहाँ पे आपने देखा क्या, हमने क्या देखा कि भाई इसको हम लोग एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी, तो दोनों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला वो दोनों के लिए हमारा सेम आ रहा है, जिसको हम लोग क्या बोल दे रहे हैं, t-1 बोल देते हैं। तो जल्दी से नोट कर लीजिए इसको। फिर ऐसे ही एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो उसका भी हम लोग अभी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल देते हैं। अब देखिए हमारा एंगुलर, अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है, जैसे हमने एंगुलर वेलोसिटी निकाली, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है, इसको हम लोग दिखाते हैं अल्फा से। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो जैसे एक्सेलरेशन था तो वेलोसिटी अपॉन टाइम था बच्चों, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं हम लोग, ओमेगा से, अपॉन टाइम हो गया। ठीक है ना, अब यहाँ ध्यान दो, ओमेगा अपॉन टी हो गया हमारा। तो ओमेगा के लिए हमने क्या कर दिया, देखो ओमेगा का कितना था 1/t, इसका भी कितना है, ये टाइम का तो t होता है, तो कितना हो जाएगा 1/t², ऊपर जाएगा तो ये t-2 हो जाएगा। जैसे वेलोसिटी होती है आपकी, देखो क्या, जैसे यहाँ पे आप अब यहाँ ध्यान दीजिए, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, तो सिंपल एक्सेलरेशन क्या होता था, सिंपल एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी की जगह कौन सी वेलोसिटी आएगी, एंगुलर वेलोसिटी, उसे डिनोट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा का अभी निकाला था मैंने 1/t होता है, टाइम के लिए t लेते हैं तो 1/t² हो गया, दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऊपर चले जाएगा तो t-2, ये आपका निकल के आ गया किसका, एंगुलर एक्सेलरेशन का। एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला। इसके बाद जब कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट ऐसे रोटेशनल मोशन करती है और बॉडी की डिस्टेंस r होती है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो उसके पास होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सारे टॉपिक हैं आपके, ये सारे के सारे टॉपिक है आपके क्लास 11th में। लेकिन क्या होता है, जब आपका स्कूल टेस्ट होता है या तो उसमें ऐसे नहीं सोचते हैं कि अच्छा अभी तो ये टॉपिक हमारा बाद में आएगा, अब आपके सारे के सारी जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारी की सारी आपकी स्टार्टिंग चैप्टर में दी हुई है, तो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं ये सारे के सारे, ऐसा नहीं कि आपको वेट किया जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ बार बार कि थोड़ा सा समझ बनाते हुए कि वेलोसिटी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी क्या है। तो भाई वेलोसिटी
जैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम है, एंगुलर वेलोसिटी में सारी की सारी चीजें एंगल में आनी शुरू हो जाएंगी। तो वहां पे आपको डिस्टेंस की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कर देना है। फिर एंगल पढ़ा था पीछे रिलेट करना है, तो सारी चीजें आज ही रिवाइज करते रहने ना। एंगल के लिए क्या पढ़ा था, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती क्योंकि आर्क अपॉन रेडियस था, आर्क भी लेंथ थी और आपकी रेडियस भी लेंथ थी, तो दोनों के लिए कैंसिल आउट हो जा रहे थे। तो वैसे ही आप यहाँ देखते हैं अगला फॉर्मूला आपका जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर हम लोग बोलते हैं। एम क्या हो गया, इस बॉडी का मास हो गया और आपका आर ये डिस्टेंस हो गई, तो एम हो गया यहाँ पे और इसके लिए आपका एल स्क्वायर हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। ठीक है, अब आपके पास ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। एक होता है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन। ये क्या चीज होती है, जब हम बॉडी के, हमने अभी आर बोला कि इस एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, से बॉडी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने आर बोला। लेकिन बच्चों होता क्या है कि वो आर तो कुछ भी हो सकता है भाई, मैं तो कितने सारे आर ले सकता हूँ। ऐसे अगर मैं सेम डायग्राम दोबारा से बना देता हूँ इसी तरीके का, तो मैं ये लूंगा तो ये भी आर होना चाहिए, ये लूंगा ये भी आर, ये भी आर, तो आर तो बहुत सारे हो सकते हैं ना। तो अगर 1000 बच्चे मेरा वीडियो मान लो देख रहे हैं, तो 1000 लोग अगर इसमें 1000 टाइप कर लेंगे तो 1000 हो जाएगा क्या, तो 1000 आंसर आ जाएंगे। 10,000 लोग अगर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तो 10,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि किसी भी बॉडी के पास अपना एक सेंटर ऑफ मास होता है। तो जब डिस्टेंस, किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है, जैसे बॉडी अगर यूनिफॉर्म टाइप की है तो सेंटर ऑफ मास उसका बीचों बीच में लाई करता है, टेढ़ी मेढ़ी है तो कहीं भी लाई कर सकता है। तो सपोज उसका सेंटर ऑफ मास है, ये बॉडी के अंदर एक ही पॉइंट होता है, दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट, जो रिप्रेजेंटेटिव पॉइंट ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से समझना, जैसे ये चीज है, ये जैसे यूनिफॉर्म मान लेते हैं, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ बीचों बीच में लाई करेगा। तो हमने कहा सेंटर ऑफ मास रहता है, अगर हम डिस्टेंस को सेंटर ऑफ मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन और बॉडी के सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस लेते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं के। के इज कॉल्ड, ये रेडियस ऑफ गायरेशन, इसको हम लोग बोलते हैं के। तो अभी फॉर्मूला क्या हो जाएगा तुम्हारा, देखो आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, देखो तुम्हारा के स्क्वायर इज इक्वल टू आई बाई एम। के की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ से, अंडर रूट आई अपॉन एम। ये इसका बच्चों फॉर्मूला है। ठीक है, अगर मुझसे डायमेंशनल फॉर्मूला पूछेगा, हालांकि वो तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो डिस्टेंस का होता है, लेकिन ये गायरेशन वायरेशन पढ़ के बच्चा बेहोश हो जाता है, तो फिर बेहोश नहीं होना। देखो अगर ड्राइव करने के लिए बोल देगा तो कैसे, आई का फॉर्मूला क्या था अभी, एम आर स्क्वायर अपॉन एम, एम से एम कैंसिल हो गया तो रूट आर स्क्वायर, आर आ जाएगा ना। तो आर का क्या होता है आपका लेंथ, के का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगा जो लेंथ का होता है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन आपको समझ में आई क्या चीज है, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द सेंटर ऑफ मास ऑफ द बॉडी। जैसे कोई बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, मान लो ये बॉडी है, मेरे उंगली के अबाउट रोटेट कर रही है, तो इसका सेंटर ऑफ मास बीचों बीच में होगा, तो यहाँ से इसके सेंटर ऑफ मास तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाती है। तो ये देखिए आपका, इसमें अभी और बहुत सारी चीजें हैं जिसमें से हम अभी कुछ और करते हैं पहले। जैसे एक है आपका इम्पल्स, एक सेकेंड थोड़ा सा पानी पी लिया जाए, फिर पढ़ते हैं हम लोग इम्पल्स के बारे में। इम्पल्स क्या चीज होती है बच्चों, इम्पल्स होता है आपका फोर्स इनटू टाइम। फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, तो आपके पास फोर्स क्या होता है, जैसे आपका एम एल टी माइनस टू, और टाइम के लिए आपके पास टी हो गया। जैसे इम्पल्स क्या चीज है आप समझने की कोशिश करिए। क्रिकेट खेलते वक्त हम लोग क्या करते हैं, जब हम क्रिकेट खेलते हैं, जब बॉल को कैच पकड़ते हैं तो हम हाथ को पीछे की तरफ को खींचते हैं, तो होगा कि जब बॉल आ रही है तो फोर्स तो उसके पास उतना ही है जितना है, लेकिन हम क्या करते हैं, हाथ को पीछे को खींचने से टाइम को बढ़ा देते हैं,
और टाइम बढ़ने से क्या हो जाएगा, आपका जो इम्पल्स है वो कम हो जाएगा। जैसे दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, कंजर्वेशन की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए 12 इंटू 5 आपका 60 होता है और 10 इंटू 6 भी आपका 60 होता है। तो अगर आपका पहले फोर्स F और यहाँ पे T लिख देता हूँ, F इंटू टी लिख देता हूँ, समझने की कोशिश करना। तो अगर आपका टाइम इंक्रीज हो रहा है, देखिए टाइम अगर इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो आपके हाथ पे लगने वाला, अगर आप हाथ को पीछे खींच रहे हैं तो हाथ को पीछे खींचने से क्या हो गया, आपका जो कांटेक्ट का टाइम है वो ज्यादा हो गया, और टाइम कांटेक्ट का टाइम ज्यादा होने से जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इम्पल्स होता है। या फिर जैसे हम लोग अगर कभी ऐसा करना नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कोई छत से अगर कूदे तो उसको चोट ज्यादा लगेगी फ्लैट सरफेस पे अगर कूदता है। और अगर कोई रेते वेते का ढेर रखा हो, सैंड जिसको हम बोलते हैं, उस सैंड पे अगर वो जंप करता है ऊपर से तो क्या होगा, उसको चोट कम लगेगी, क्योंकि सैंड में जब गिरेगा तो धसेगा ना, तो कांटेक्ट ऑफ टाइम ज्यादा हो जाएगा। जब वो फ्लैट पे गिरा, धम एकदम से गिरा तो चोट लग जाएगी उसको, लेकिन जब सैंड में गिरता है तो उसको जब गिरेगा उसको टाइम ज्यादा लगेगा, उसको वहां पे मतलब टाइम ऑफ कांटेक्ट ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए टाइम ज्यादा होगा तो उसको फोर्स कम लगेगा, चोट उस केस में आपकी कम लगती है, उसको हम लोग इम्पल्स बोलते हैं। और जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि कील वील ठोकते देखा कि एकदम से मारते तो धस जाती है, अगर आराम आराम से चलोगे तो होता नहीं है। तो वैसे ही हो गया आपका फोर्स इंटू टाइम को हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ml, ये 2 है, यहाँ पे 1 है तो 2 से 1 चला गया तो 1 बच गया, mlt माइनस 1। इम्पल्स की बात कर ली। फिर इसके बाद होता है बच्चों स्ट्रेस और स्ट्रेन की बात करते हैं थोड़ा सा इलास्टिसिटी में, इसको नोट कर लो। अब हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रेस की, फिर हम लोग बात कर लेंगे स्ट्रेन की, फिर हम लोग स्ट्रेस क्या होता है। जैसे आप मान लीजिए इलास्टिसिटी के अंदर देखते हैं, तो ये बॉडी है इस तरीके से, अगर मैं इस पे वेट लटका देता हूँ, यहाँ पे mg लगा देता हूँ, तो अब मैं देखता हूँ कि क्या होता है, इसकी लेंथ में चेंज हो जाता है। पहले इसकी लेंथ l होती है, अब ये हो गया, और इस पर फोर्स कितना लग रहा है, F इक्वल टू mg, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हो गया आपका A। तो स्ट्रेस अब एक तो ये है, अब दूसरी मान लो एक इस तरीके की रॉड होती, भाई इस पे लगाओ तुम, तो अगर इस रॉड पे अगर आप वेट लगाओगे तो ज्यादा खींचेगी, इस पे लगाओगे तो क्या होगा, ये खींचेगी, ये कहेगी चल हवा आने दे, इतनी मोटी है ये चल कुछ नहीं होगा इसको। अगर छोटे मोटे mg का अगर छोटा मोटा अगर मोटी सी रॉड है और थोड़ा सा उसमें मास लगाओगे तो ये चल हवा आने दे, कुछ नहीं होने वाला मुझे। तो अगर mg ज्यादा लगाया हुआ है तो ज्यादा खिंचाव होगा, कम लगाया हुआ है तो खिंचाव क्या होगा, कम होगा। तो इस तरीके से ये इस पे डिपेंड करता है आपका मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे अगर हम बात कर रहे हैं, तो इस पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन एरिया पे भी डिपेंड करता है। तो एरिया अगर ज्यादा होगा तो स्ट्रेस कम है, जो तनाव टेंशन आ रही है, इसको तो बहुत ही टेंशन हो जाएगी, बाप रे मुझ पे लटक गया मेरा क्या होगा, ये कहेगा यार कोई बात नहीं, इतना तो कौन पूछ रहा है मतलब। तो एरिया पे भी डिपेंड करेगा, तो एरिया अगर कम है तो स्ट्रेस ज्यादा है, अगर एरिया ज्यादा है तो स्ट्रेस कम है। तो स्ट्रेस बेसिकली क्या होता है आपका, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, F अपॉन A हो गया। फोर्स के लिए क्या होता है हमारा, देखो mlt माइनस 2, और एरिया के लिए क्या होता है हमारा l स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा तो m l माइनस 1 t माइनस 2। और फोर्स अपॉन एरिया का जो फॉर्मूला था ये किसी और का फॉर्मूला भी था थोड़ी देर पहले, किसका फॉर्मूला था आपका, ये फॉर्मूला था प्रेशर का भी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि प्रेशर और स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या एक जैसा होता है, आप करके दिखाए तो आप इसको दिखा देंगे। तो स्ट्रेस हो गया आपका फोर्स अपॉन एरिया, ये जल्दी से निकाल दो। फिर हम निकालते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन ये भी आपका टॉपिक है, इलास्टिसिटी जब पढ़ेंगे तो वहां सारी की सारी चीजें ये आपके रिपीट होगी। स्ट्रेन ये होता है बच्चों चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना है, स्मॉल एल, और ओरिजिनल लेंथ कितना है, कैपिटल एल। अब आपके पास लेंथ के लिए भी एल आएगा, इसके लिए भी एल आएगा, तो भाई एल से एल कैंसिल हो जाएगा। तो ये भी कैसी क्वांटिटी हो गई, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। स्ट्रेन क्या होता है आपका, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ होता है, लेकिन ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ आएगा तो लेंथ से लेंथ कट जाएगा, तो इसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं रहेगी, तो हम बोलते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। कौन, स्ट्रेन इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी।
तो जैसे बच्चों हमने कहा स्ट्रेन डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, थोड़ी देर पहले एक और पढ़ा था हमने डायमेंशनलेस क्वांटिटी, कौन था वो? एंगल। एंगल भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, स्ट्रेन भी हमारी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इसके बाद आता है हमारे पास देखो मॉड्यूलस। अगला जो टॉपिक हमने करना है मॉड्यूलस में, एक ही को समझा रहा हूँ, सारे के सारे होंगे मॉड्यूलस, ठीक है। मॉड्यूलस क्या होता है देखो आपका, मॉड्यूलस ऑब्लिक इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। आप इनको हल्के में मत लेना, जितने भी टेस्ट होते हैं उनमें पूछे जाते हैं, जितने भी टेस्ट होंगे क्लास के अंदर। ऐसा नहीं कि इलास्टिसिटी आप सेकंड टर्म में पढ़ोगे वहां नहीं होगा, टीचर पेपर में डाल देता है, बच्चों को परेशान, गुस्सा भी आ गया तुम्हें देख के ना, हल्ला करते हो क्लास में बहुत ज्यादा, कभी कभी अच्छे से बताते हैं, इलास्टिसिटी पूछते हैं, लेकिन अब दोस्त ने तो सब पढ़ रखा है, उसको परेशानी है। तो अब यहाँ पे देखो कैसे होता है, यहाँ पे देखो कोफिशिएंट मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की बात क्या करते हैं। देखो एक हुक है हमारे चाचा, उन्होंने कहा कि स्ट्रेस जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है स्ट्रेन की। बाप रे कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। स्ट्रेस क्या है बच्चों? फोर्स अपॉन एरिया तो है, ये प्रोपोर्शनल स्ट्रेन क्या होगा? देखो जितनी ज्यादा इस पे स्ट्रेस होगी स्ट्रेन उतनी ही ज्यादा। स्ट्रेन क्या है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ अगर ज्यादा है तो स्ट्रेन ज्यादा है, चेंज इन लेंथ अगर ज्यादा होगी तो स्ट्रेन, ओरिजिनल लेंथ तो फिक्स है, चेंज इन लेंथ ज्यादा होगी तो स्ट्रेन ज्यादा होगी। और चेंज इन लेंथ कब ज्यादा होगी? जब इस पे स्ट्रेस ज्यादा लगेगा। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस ज्यादा होगा तो स्ट्रेन भी ज्यादा होगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आ जाता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू स्ट्रेन। तो ये जो कांस्टेंट है इसको बोल देते हैं हम लोग स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन हो गया। और जो कांस्टेंट है इसी को बोलते हैं मॉड्यूलस ऑब्लिक कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, ठीक है। अब आपको चाहिए, अब ये तीन होते हैं, जैसे एक होता है पहला यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस होता है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। कुछ भी पूछ दे पेपर में वो इसी से निकलना है। फॉर्मूला तीनों के तीनों का सेम होता है, तो एग्जाम में हमसे फॉर्मूला पूछा जाता है, ये नहीं बोलता डिराइव करो। तो स्ट्रेस का लिख देंगे। स्ट्रेस का क्या होता है देखो, अभी पढ़ाया था मैंने, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया था। स्ट्रेस क्या था? फोर्स अपॉन एरिया। और इसकी तो कुछ डायमेंशन होती नहीं है स्ट्रेन की। फोर्स का क्या होता है आपका ml(t-2), एरिया का l², l से l कैंसिल हो गया तो ml-1t-2। ये किसका निकल के आ गया? हमारा कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का निकल के आ गया। इस तरीके से ये तीन होते हैं आपके। कौन कौन से होते हैं? यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स कॉमा बल्क और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। बस तुम्हें कुछ नहीं करना, तुमने ये दिमाग में लगाना है कि भाई स्ट्रेस जो होती है फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेस और स्ट्रेन का फॉर्मूला याद रखना है, फिर रखना है स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट क्या होगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, उसको निकालो तो ये डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। ये तीन टाइप के होते हैं, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो तीनों के लिए जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो सेम होता है। तो अगर एक का निकालना आ गया आपको तो फिर आप सबका ले लेंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने कई सारी चीजें पढ़ ली है, अभी थोड़ी बहुत बातें इसमें और है, और डायमेंशन फॉर्मूले उनको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, जल्दी से नोट करो। एक होता है हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, ठीक है। देखो बच्चों ग्रेडियंट शब्द जब भी यूज होगा फिजिक्स के अंदर आप सीख लो, ग्रेडियंट होता है जब भी कोई चीज लेंथ के साथ चेंज होती है उसके लिए हम लोग ग्रेडियंट का यूज करते हैं। जैसे मान लो आपने यहाँ पे आग जलाई, ये एक रॉड रख दी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस रॉड का टेम्परेचर यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ टेम्परेचर आपका कम होगा। तो डिस्टेंस के बढ़ने के साथ, अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हैं डिस्टेंस के चेंज होने के साथ, आपका डिस्टेंस जितनी ज्यादा होगी, डिस्टेंस ज्यादा होगी, जैसे जैसे आप इससे दूर जाते रहेंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा इसका कम होते जाएगा। तो डिस्टेंस के साथ टेम्परेचर में अगर चेंज हो रहा है तो वो टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया।
अगर डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी में चेंज होता है तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया, अगर डिस्टेंस के साथ प्रेशर में चेंज होता है तो प्रेशर ग्रेडियंट हो गया। तो जो भी टर्म बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी अपॉन लेंथ हो जाता है। टेम्परेचर ग्रेडियंट, टेम्परेचर अपॉन लेंथ हो जाएगा। आपके पास बोल दिया उसने प्रेशर ग्रेडियंट बोल दिया, प्रेशर अपॉन लेंथ हो जाएगा। समझ रहे हैं, कोई भी ग्रेडियंट पढ़े, अब आप समझना जरा सा, पोटेंशियल ग्रेडियंट आपने पढ़ना है क्लास 12th में जाके, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो गया, पोटेंशियल अपॉन लेंथ हो गया। तो आपके पास ऊपर जो टर्म बोल रहा है उसको लिख देते हैं, नीचे उसके सिंपल से आपको डिस्टेंस लिख देना है। तो आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो आपने सीखा गया कि भाई मुझे अगर ग्रेडियंट पूछा जाए, मान लो आपका नाम जो भी है, सपोज कटरीना है, कटरीना ग्रेडियंट निकालना है, तो कटरीना अपॉन डिस्टेंस, चेंज इन कटरीना विथ डिस्टेंस अगर होगा तो वो कटरीना ग्रेडियंट हो जाएगा। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है आपका, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन, बात कर लेंगे हम लोग डिस्टेंस की, नीचे हमने डिस्टेंस लिख देना है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, lt माइनस 1, डिस्टेंस का कितना होता है आपका l, तो l से l कैंसिल हो गया, तो t माइनस 1। तो आपने देखा कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला है आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट का वो हो गया आपका t माइनस 1। ऐसे ही आपके पास प्रेशर ग्रेडियंट अगर आ जाता, प्रेशर ग्रेडियंट पूछता, वो तो आप क्या करते, प्रेशर अपॉन डिस्टेंस, ठीक है, प्रेशर अपॉन डिस्टेंस लिखते हैं। तो प्रेशर क्या होता तुम्हारा, फोर्स अपॉन एरिया, और डिस्टेंस के लिए आप लोग एल ले लेते हैं, तो यहाँ पे एफ अपॉन ए इंटू एल लिख देते हैं। फोर्स का क्या होता है, देखो आपका, मैं आपको बोल रहा हूँ याद करने के लिए, आप ड्राइव करो बार बार, पता चल रहा है कुछ लोग ऐसा करते हैं एम एल नहीं टी, फिर बाल खींचते हैं, ऐसा नहीं करते हैं बच्चों, ये इनको निकालना सीखना पड़ता है, रटते नहीं है इसको कि हाँ दो चार ऐसे मेन याद हो जाए तो अच्छी बात है, सब याद हो जाए अच्छी बात है, लेकिन रटना नहीं है, याद होना एक अलग बात है, रटना एक अलग बात हो गई। रटने में तो फिर मैं जोर डाल रहा हूँ ना दिमाग में कि मुझे याद करना है। एरिया का एल स्क्वायर, ये एल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया एम एल माइनस 2 टी माइनस 2, ये आपका निकल के आ गया किसका, प्रेशर ग्रेडियंट का। तो इस तरीके से अगर कोई भी ग्रेडियंट आपसे पूछता है तो आपको वो क्वांटिटी लिख देनी है, अपॉन लिख देना है किसको, लेंथ को लिख देना है। अब अगला मैं कर रहा हूँ प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की बात करते हैं, कांस्टेंट। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है ना, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो वेयर H is Planck constant, Planck constant, और न्यू जो होती है आपकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो आपके पास H कितना हो जाएगा, E बाई न्यू हो गया। E किसकी हो गई, एनर्जी की हो गई। अब एनर्जी में मैंने क्या बताया था आपको, एनर्जी चाहे आप काइनेटिक एनर्जी का निकाल दो, पोटेंशियल एनर्जी का निकाल दो, या वर्क डन का निकालो, सबके डायमेंशन फॉर्मूले सेम थे। तो एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम था, तो 1 अपॉन टी, फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। तो ये आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 इंटू टी हो गया, ये हो जाता है आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। बहुत ज़्यादा पेपर में, बहुत ज़्यादा ही पेपर में पूछा जाता है, तो आपका ये इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए आप इसको कोशिश करिए कि इसको देख लो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब हम लोग कर लेते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन होता है आपका क्या, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का कितना होगा आपका एम एल टी माइनस 2, और लेंथ का होता है आपका एल, एल से एल कैंसिल हो जाता है, एम टी माइनस 2। तो ये आपका सरफेस टेंशन हो गया। अब बच्चों हम लोग करेंगे क्या, एक मैं पढ़ा देता हूँ आपको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, इसको नोट कर लो। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी,
विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है देखो, विस्कोसिटी क्या होता है देखिए आपका, जैसे आपका ये वाटर जो है लेयर में फ्लो करता है ना इस तरीके से, तो हर लेयर की वेलोसिटी अलग होती है। जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है वो लगभग रेस्ट में होती है, और जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो सबसे ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब इस तरीके से एरो दिखाओ कि ये यहाँ पहुँच गया, ये पीछे रह गया, ये और पीछे रह गया, इस तरीके से, और नीचे बना दो 2-4 लेयर है। सबसे ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो होता क्या है, जैसे हमारे पास कॉपी होती है, कॉपी में अलग अलग पेज होते हैं, तो वाटर भी वैसे ही लेयर्स की फॉर्म में फ्लो कर रहा होता है। तो आपके पास जो यहाँ पे फोर्स लगता है, फोर्स प्रोपोर्शनल होता है एक तो एरिया के। अगर आपकी पानी की लेयर, देखो क्या होता है, जब पानी फ्लो कर रहा होता है तो उसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा होता है जो डिफरेंट लेयर्स के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। जैसे ऊपर की लेयर सबसे तेज चलेगी, उससे नीचे की लेयर स्लो चलेगी, उससे नीचे की और स्लो चलेगी, तो उनके बीच के रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, वो आपका विस्कस फोर्स कहलाता है। तो एफ प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, एरिया। एक तो आपका एरिया ज्यादा होगा, बड़ी लेयर होगी तो विस्कस फोर्स ज्यादा होगा, छोटी लेयर होगी तो विस्कस फोर्स कम होगा। दूसरा विस्कस फोर्स प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट के। वेलोसिटी ग्रेडियंट अभी पढ़ाया था मैंने, dv अपॉन dx। देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब हो गया चेंज इन वेलोसिटी विद डिस्टेंस। दो केस डिस्कस करते हैं। एक केस में यहाँ पे वेलोसिटी 100 है, यहाँ पे 80 है, एक में यहाँ 100 है, यहाँ 80 है, एक में यहाँ 100 है, यहाँ 60 है। तो आप क्या बोलोगे कि यार इन दोनों में विस्कस फोर्स लग रहा है, दोनों केसेस में। आप बोलोगे यहाँ विस्कस फोर्स ज्यादा लग रहा है, क्यों? क्योंकि आप बोलोगे इस वाले केस में इस लेयर से इस लेयर जाने में वेलोसिटी में 640 का चेंज हो रहा है और यहाँ 20 का चेंज हो रहा है। तो 40 का चेंज अगर हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे जो रुकावट है वो ज्यादा होगी, तो यहाँ पे विस्कस फोर्स आपका ज्यादा है। तो विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट का। अगर वेलोसिटी ग्रेडियंट ज्यादा है तो विस्कस फोर्स ज्यादा होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट कम है तो विस्कस फोर्स कम होगा। तो इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो a dv अपॉन dx होता है। और बच्चों यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो ईटा लेके आते हैं, ईटा a dv अपॉन dx हम लोग करने वाले हैं। तो ये जो हमारा फॉर्मूला होता है, इसमें जो ईटा है, ईटा को हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। आपका कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जहाँ पे लिखा है वहीं पे लिख देता हूँ, ईटा, इसको ईटा से डिनोट करते हैं। तो ईटा इज इक्वल टू f अपॉन a dv बाई dx हो जाएगा। ठीक है, एफ फोर्स का क्या होता है आपका m l t माइनस 2, a का क्या होता है आपका l स्क्वायर, वेलोसिटी का क्या होता है आपका l t माइनस 1, और x के लिए क्या होता है आपका l होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, l से l कैंसिल हो जाएगा, इससे l से एक l कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया देखो यहाँ पे m t माइनस 2 अपॉन, ये क्या बच रहा है यहाँ पे, सिर्फ l बच रहा है, और यहाँ पे t माइनस 1 बच रहा है। एक t माइनस 1 से t माइनस 1 भी कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पे बच गया m l माइनस 1 t माइनस 1। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपका बहुत ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को बहुत ज्यादा वो पूछते हैं एग्जाम में कि इसको कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बता दो। लेकिन स्टार्टिंग में बच्चे को क्या होता है ना, फॉर्मूला याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो कॉन्सेप्ट बना के पढ़ने की कोशिश करिए। तो लिक्विड आपने देखा होगा, जैसे आप मान लो पानी आपने कहीं से चलवाया है, 1 किलोमीटर दूर आप नहर में खड़े हैं और 1 किलोमीटर ऊपर आपने पानी चलवा रखा है, तो फिर आप 1 किलोमीटर दूर जाके खड़े हो जाते हैं, पानी वहां पे स्टार्टिंग में आता है। लेकिन 1 किलोमीटर दूर जहाँ पे खड़े हो गए वहां पे आप देखोगे पानी पहले नीचे नीचे लेयर में रहता है, धीरे धीरे उसका लेवल बढ़ता है। तो इसका मतलब ऊपर की लेयर पहले पहुंच गई होगी, नीचे की लेयर बाद में पहुंची होगी। तो पानी में जो ये फ्लो में रुकावट है उसी को हम लोग बोलते हैं विस्कोसिटी। जैसे आप पानी को गिराओ और शहद को गिराओ तो क्या होगा, आपका पानी तेज फ्लो करेगा, शहद उसके कंपैरिजन में कम होगा, तो क्योंकि उसका विस्कस फोर्स क्या होता है, कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। तो इस तरीके से आप चीजों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो इस वीडियो में हमने जितने भी अभी डायमेंशनल फॉर्मूले किए हैं अपने सारे के सारे नोट कर लेने हैं। हो सकता है कि कुछ डायमेंशनल फॉर्मूले छूट गए हों, तो जब मैं आगे न्यूमेरिकल करवाऊंगा उसमें जो जो डायमेंशनल फॉर्मूले बचे हुए हैं जैसे जैसे बीच में आते रहेंगे हम लोग उनको करेंगे। वैसे मैंने कोशिश की है, काफी सारों को हमने यहाँ पे आज सॉल्व कर लिया है। तब तक बाय।